बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आने वाली एक बड़ी तब्दीली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा केसेस पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, क्या तब्दीली आई है, पीटीआई क्यों इस तब्दीली का इंतजार कर रही थी, अब क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर बात करने से पहले मैं एक वायरल वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूँ मैडम चीफ मिनिस्टर की। मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा की चूँकि आजकल बहुत उनको शौक़ है, नई नई वज़ीर आला बनी है तो दौरे करने का बड़ा शौक़ है, स्कूलों में जाएंगी, अस्पतालों में जाएंगी, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जो है वो अपनी फ़ोटो शूट करा रही हैं, वीडियो शूट करा रही हैं और कैमरा टीम उनकी वहाँ पर पहुँच कर पूरी तरह से जो है वो मुतहरिक हो जाती है। एक वीडियो ज़रा देख लीजिए, मैं इस पर कॉमेंट करना चाहता हूँ कि ये प्रिंसिपल ने बुनियादी तौर पर चीफ मिनिस्टर से उन्हीं के इस विजिट के ऊपर एतराज़, सॉफ्ट वर्ड्स में एतराज़ क्यों किया है, उसकी वजह क्या है। मैं ये पहले ज़रा वीडियो देख लें, 29 सेकंड की वीडियो है। मैडम बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं जब ये गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं ना, तो ये आपको पता है छोटी छोटी फैमिली से आते हैं बच्चे, तो वहाँ पे ये इतने मेल और जब इतने मेंबर्स आते हैं ना, इस वक्त बच्चों की मैं कंडीशन देख रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उनको बेटा आप अपना काम करें। बहादुर लोग बच्चे हैं माशाल्लाह। मैडम बहुत अच्छे बच्चे हैं, यहाँ से बच्चों ने पोजीशंस भी लिए हैं। अभी बाहर जाके बात करेंगे, अभी उनको डिस्टर्ब ना करें। अब ये हैं मैडम चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा। देखें ये जो शिकायत की है प्रिंसिपल ने, और बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करके उन्होंने शिकायत किया कि आपके आने से बच्चों का एग्जाम बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए एक फोटोशूट है, आपके लिए एक दौरा है, लेकिन बच्चों के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अच्छा देखिए होता क्या है, जब भी किसी चीफ मिनिस्टर ने किसी जगह पर भी विजिट करना होता है, चाहे वो किसी के घर में जाकर फातह खानी के लिए चले जाएं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर किसी की शादी में शिरकत करने के लिए चले जाएं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर किसी टीवी चैनल पर उसकी एनिवर्सरी पर चले जाएं या किसी और मकसद से चले जाएं, ये एक सेट एसओपी है कि जो स्टाफ है उनका सिक्योरिटी स्टाफ, वो पहले आकर कई घंटे पहले आकर टेक ओवर कर लेता है। वो पहले चारों तरफ से रास्तों को बंद करेंगे, छतों पर पुलिस एहलकार खड़े कर देंगे। ये एक सेट एसओपी है। वो चाहे उस्मान बुज़दार हो, चाहे वो कोई निगरान वज़ीर आला हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, कोई भी वज़ीर आला हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी वज़ीर आला हो, यहाँ तक कि हसन अस्करी साहब क्यों ना हो, ये एक सेट एसओपी है वज़ीर आला का। और चारों तरफ से उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। वहां पर सिक्योरिटी जो है वो स्टाफ उसको टेक ओवर कर लेता है, छतों पर एहलकार खड़े कर दिए जाते हैं, कमरों में, राहदारियों में, जहां जहां वहां पर खुफिया एजेंसियों के लोग पहुंच जाते हैं। वहां पर बम डिस्पोजल स्क्वाड जब चला जाता है, एक दफा सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देता है, तो वहां पर फिर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, क्योंकि वहां पर उसके बाद सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो सकता है। इस अंदाज में वहां पर हर तरफ से जो है वो जिसके लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं टेक ओवर करने का, वो हो जाता है। और वहां जो स्टाफ है वो लोगों से इस तरह से बिहेव कर रहा होता है कि जैसे वहां पर मुस्तकिल रहने वाले लोग एलियन हो। यानी जो वहां का मुस्तकिल स्टाफ होगा ना, अगर आप किसी जो है वो स्कूल में चले गए हैं तो स्कूल का मुस्तकिल स्टाफ जो है वहां पर उनके साथ इस तरह से पूछगछ होने लगेगी जैसे वो नए आए हों, या वो उनसे जो है वो चीफ मिनिस्टर का स्टाफ नया ना हो, वहां पर वो हकदार हों ये बात पूछ करने के। इस अंदाज में वहां पर लोगों को ट्रीट किया जाता है। आप सोचें कि इस तरह के माहौल में एग्जाम हो रहा है। अब इस तरह के माहौल में जब एग्जाम हो रहा है तो टीचर ने बड़ी हिम्मत करके ये सवाल किया चीफ मिनिस्टर से कि मैडम जब इतने मर्द हजरात यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं देख रही हूँ कि बच्चे घबराए हुए हैं, इस छोटे छोटे घरों के बच्चे हैं, अपसेट हैं, परेशान हैं। तो उस पर उन्होंने जो है वो मरियम नवाज साहबा ने कहा कि कोई बात नहीं, बहादुर हैं बच्चे माशाल्लाह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और फिर उन्होंने कुछ और बताने की कोशिश की तो उनको झाड़ दिया कि नहीं अब तुम चुप कर, जो बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो एक ही जुमले में वो कहती थी मेरी वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, बहादुर हैं। फिर कहने लगी आप आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसे बाहर आ गई है, कैसे निकल आई, और क्या उनके स्टाफ की, उनको ज़ाहिर है ये वीडियो तो उन्हीं के स्टाफ की बनाई हुई है। इस पर आई एम श्योर एक इंक्वायरी लगी होगी कि ये कैसे मरियम साहिबा की एक उन्होंने बेइज्जती कर दी प्रिंसिपल साहिबा ने। अगरचे उन्होंने उनका मकसद ये नहीं था प्रिंसिपल का कि वो इनकी इंसल्ट करें, उन्होंने तो अपना कंसर्न रेज किया है कि मेरे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये जो पूरा तमाशा उन्होंने देखा होगा, और इस प्रिंसिपल को बेचारी को भी कोई घास नहीं डाल रहा होगा वहां पे, और बस यहां पर लाके खड़ा कर दिया गया होगा। तो उन्होंने अपने सॉफ्ट वर्ड्स में ये एक अपनी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इस दौरे पर मरियम नवाज साहिबा के कि जी यहाँ पर आने से बच्चे मुतासिर डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन मरियम साहिबा का वीडियो शूट जो है वो जारी हैं। वो अपने आज मैं एक और वीडियो देख रहा था कि उन्होंने जो ख़वातीन उनको आगे प्रोटोकॉल देती हैं, आगे चलती हैं, उनकी भी वीडियो बना के डाली हुई थी।
तो सिद्दीक जान ने कल बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि 4 सहेलियों ने मिलकर टिकटॉक चैनल खोल लिया है, ये पंजाब हुकूमत इस तरह से चल रही है। तो इस पर मेरा ख्याल है, मैं बार बार संजीदगी के साथ कह रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस पर रिव्यू की ज़रूरत है। ये मैडम चीफ मिनिस्टर जो हैं, ये जिस अंदाज में अपनी पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रही हैं, शायद इस तरह से जो है वो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा उनके लिए। पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर का काम पॉलिसीज़ बनाना होता है, इस तरह की चीज़ें करना नहीं होता जिस तरह की चीज़ें वो कर रही हैं। और फिर ये सारी तशहीर जो है वो अपनी कर रही हैं ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और वो ट्विटर जिसके ऊपर ख़ुद हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है गैर एलानिया तौर पर, और मुझ समेत हर शख्स VPN इस्तेमाल कर रहा है। बल्कि अभी एक VPN बनाने वाली कंपनी ने दावा किया है कि 6000 गुना डिमांड VPN की बढ़ गई है पाकिस्तान में। 6000 गुना ज़्यादा डिमांड हो गई है VPN की। अब ऐसी सूरत में जहां 6000 गुना डिमांड ज़्यादा हो गई है, वहां पर मैं आप सब VPN लगा के ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और VPN इस्तेमाल किया जाता है बुनियादी तौर पर खबरों तक, यानी इंफॉर्मेशन तक रसाई के लिए, जब आपको सेंसरशिप का सामना हो। खुद मरियम नवाज भी जो ट्वीट्स कर रही हैं वो भी VPN के थ्रू कर रही हैं। खुद शहबाज शरीफ साहब जो ट्वीट्स कर रहे हैं वो भी VPN के थ्रू कर रहे हैं। तो हुक्मरानों को खुद VPN इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो भाई अगर आप पाबंदी ही लगा रहे हैं इस चीज़ पर, आप समझते हैं कि ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, तो फिर यानी ट्विटर एक बुरी चीज़ है, ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो फिर आप लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप क्यों VPN का सहारा ले रहे हैं? और अगर आप समझते हैं कि ये इतनी अच्छी चीज़ है, VPN का इस्तेमाल करके भी इस्तेमाल करना इसको ज़रूरी है, तो फिर खोल दें इसे। फिर क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? फिर क्यों अदालतों में लोग केस लेके फिर रहे हैं? तो ये है एक दो रुखा चेहरा हुकूमत का जो अभी तक हमारे सामने आ रहा है। अच्छा जी, 2-3 चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। एक तो देखिए, सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो गए, उसके बाद साथ ही जो उसकी कंपोजिशन है वो चेंज हो गई है। अब नंबर 2, आप जानते हैं कि जैसे एजाजुल हसन साहब पहले ही इस्तीफ़ा देकर चले गए थे। अब नए कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस को कोई भी या तो सो मोटो लेने से पहले या फिर कोई भी बेंच तश्कील देने से पहले जो नंबर 2 और नंबर 3 जज है उनसे मुशावरत ज़रूरी है। मुशावरत करेंगे तो बेंच तश्कील देंगे। अब नंबर 2 पर तो आ गए मंसूर अली शाह साहब, और नंबर 3 पर अब बन गए हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है आप जानते हैं कि उनका बहुत सारे मामलात में उनका नज़रिया, नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ रहता है काजी फ़ाइज़ा साहब से। तो यहाँ पर जो है वो सरदार तारिक मसूद साहब को काजी फ़ाइज़ा साहब के कैंप का एक जज समझा जाता था। तो अब कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गई है उस बेंच की जिन्होंने मुशावरत करके फ़ैसले करने थे। यानी पहले आप देखिए ना कि नंबर 1 जो है वो काजी फ़ाइज़ा साहब थे, नंबर 2 सरदार तारिक मसूद साहब थे, और नंबर 3 जो है वो मंसूर अली शाह साहब थे। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो भी इसमें आ गए हैं। तो अब बेंचों की तश्कील जो है वो मेरा ख्याल है कि शायद उसमें थोड़ा सा बैलेंस हमें नज़र आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल अब ये फैसला किया है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रही है। अगरचे ये फैसला देर से किया गया है, लेकिन शायद उसकी वजह यही हो कि वो समझते हों कि सरदार तारिक मसूद साहब के जाने के बाद जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बेंच तश्कील पाएंगे। अब उन्होंने अगले शायद 24 या 48 घंटे के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और वहाँ पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को यानी चैलेंज करने जा रहे हैं कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 है, ये 47 है, और इसके लिए इसकी जो है वो तहकीकात की जाए और देखा जाए कि किस बड़े पैमाने पर और किस अंदाज में धांधली हुई है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब फैसला कुछ भी हो यह हमें नहीं पता, बेंच क्या बनेगा ये भी हमें नहीं पता, फैसला क्या होगा ये भी नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि जब अदालत के अंदर ये चीज़ें जाएंगी, डिस्कशन होगी, तो वो रिपोर्ट होंगी, वो फिर एक डॉक्यूमेंट बनेगा। एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे सामने आ रहा है, उसको एक हैसियत मिल जाएगी, क्योंकि यही मौक़िफ़ वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएंगे और टेलीविज़न चैनल्स पर फिर वो रिपोर्ट होगा कि देखिए फॉर्म 45 में ये प्रॉब्लम्स हैं और ये उसको किस तरह से हाईलाइट किया है। लेकिन तहरीक इंसाफ को ज़रूरी ये है कि वो एक ऐसे वकील को खड़े करें जो पूरा होमवर्क करके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो। ऐसा ना हो कि वो एक ज़ुबानी कलामी जमा तफरीक करता रहे कि देखें जी फॉर्म 45 मजमूई तौर पर, अब काजी फ़ाइज़ साहब पूछेंगे कौन सा फॉर्म 45, तो आपके पास अगर फॉर्म 45 मौजूद नहीं होंगे तो क्या आप क्या जवाब देंगे? ऐन मुमकिन है कि ये भी कह दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जी आप रेलेवेंट फोरम पर नहीं आए, जाए ट्राइब्यूनल्स के पास जाइए, ये रेलेवेंट फोरम नहीं है। हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल ये एक इंपॉर्टेंट केस है जो अब सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है।
अच्छा जी, देखिए कल जो मज़ाहिर नकवी साहब को इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको मुर्तकिब मिसकॉन्डक्ट का करार दिया था और सदर पाकिस्तान से सिफारिश की थी कि इनके मराद सारी छीन ली जाएं और इनको जो है वो इनको रिटायर करार ना दिया जाए, इनको बरतरफ करार दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हुई थी, इस पर अब बहुत ज़्यादा लोग अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। एक तो आपके इल्म में होना चाहिए कि मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके खिलाफ ये जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं ये इसको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कहते हैं। इन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि मज़ाहिर नकवी साहब इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे और किसी के इस कार्रवाई का हिस्सा बने बगैर ही और उसको सुने बगैर ही आप जब फैसला सुना देते हैं तो आप उसको एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कहते हैं। तो ये हुई हैं। मज़ाहिर नकवी साहब ने तकरीबन 26 के करीब ख़त लिखे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें उन्होंने इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कंपोजिशन, उनकी तरफ से उठाए गए क्या ये इकदाम और ये इनके खिलाफ चलने वाली प्रोसीडिंग्स, इन सबको चैलेंज किया था। लेकिन इसके बावजूद उनको कंसिडर किए बगैर, उनके चैलेंज करने को कंसिडर किए बगैर इसका फैसला सुना दिया गया। आमतौर पे माजी में भी यही रिवायत रही है कि जब कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी का केस जाता है और जज उसको चैलेंज कर देते हैं तो पहले जिस नुक्ते को चैलेंज किया जाता है पहले उसको एड्रेस किया जाता है और फिर असल रेफरेंस के ऊपर आया जाता है। लेकिन यहां पर यह नहीं हुआ। हालांकि खुद काजी फैसल साहब के ऊपर चलने वाला जब रेफरेंस था उस रेफरेंस को उन्होंने चैलेंज किया था तो पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके चैलेंज किए गए निकात को सुन के सेटल किया गया था और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बारी आई थी। लेकिन यहां पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के जो एतराज़ात थे उसको सुने बगैर डायरेक्ट फैसला सुना दिया गया है। वो जो कल एक भुट्टो साहब के केस में कह रहे थे ना काजी फैसल साहब के उनके केस में आइन और आइनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, तो फिर मैं सवाल इसीलिए काजी फैसल साहब से करता हूं कि क्या इन मामलात में जो है वो आइनी तकाज़ों को पूरा किया जा रहा है? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली जो कार्रवाई थी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ, क्या उसमें जो है वो उसमें जो है वो कानूनी तकाज़ों को पूरा किया गया है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, दो चीज़ें बस मैं आखिर में आपसे जाते जाते और डिस्कस कर लूँ। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर तो तफसील से बात जो है वो मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ एक नुक्ते पर मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो उन्होंने अगरचे उन्होंने बहुत से इम्पॉर्टेंट जो है वो ऐलानात किए हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ऐलान जो उन्होंने साबिक वज़राए आला की मरात ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। उसकी वजह यह है कि कोई भी साबिक वज़ीर आला ऐसा नहीं है जो अफोर्ड नहीं करता अपने बावर्ची, अपना कुक, अपना चौकीदार, अपना मुलाजिम घर का, PN वगैरह अफोर्ड नहीं करता या सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं करता। बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला, जो तहरीक इंसाफ के भी साबिक वज़ीर आला रहे हैं, उन सब की मरात ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान किया और बड़ा अच्छा इक़दाम है। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। जो है कि चूँकि अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, हमें गरीब मुल्क है, लेकिन ये बादशाहत का निज़ाम है और जिस तरीके से एक बादशाहत का निज़ाम हम नहीं चाहते, हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है। तो मैंने अपनी तरफ से ये लाया था पहली कैबिनेट थी आज कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको ख़त्म होने के बाद भी जो पर्स मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियाँ मिलते हैं, सेक्टरीज मिलते हैं और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीज़ें, तो आज हमने ख़त्म कर दी हैं। जब तक आप अवामी कुर्सी पे हैं तो ये अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे जो बर्दाश्त करती है तो चले वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अवामी कुर्सी पे नहीं है तो उसके बाद कम से कम अवाम के पैसों पर पलना जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे, और ऐसे आप इक़दाम करते ही क्यों हैं आप कि बाद में आपको गार्ड भी चाहिए, कुर्सी हटने के बाद भी चाहिए और चाहिए भी अवाम के टैक्स के पैसे पर। तो ये अवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर, अवाम ने अपने बच्चों को पालना है, बल्कि हमने अवाम के बच्चों को आगे बेहतर मुस्तकबिल देना है, बजाय इससे कि हम अवाम के टैक्स के पैसे पे खुद ऐशे करते फिरें। तो ये मैंने ख़त्म कर दिए हैं और इंशाल्लाह बाकी भी और ऐसी बहुत चीज़ें हैं वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी ख़त्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हमारे पास बहुत से ऐसी हमें दी जाती हैं पर से हम उनको कम करें इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है। वो कह रहे हैं कि हमने अवाम को पालना है, अवाम हमें क्यों पालें भाई, हम खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो अवाम हमें क्यों पालें। तो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है और मेरा ख्याल है कि ऑस्टेरिटी की जानिब ये है अमली कदम। इस तरह के जो इक़दाम हैं वो बाकी सूबों की भी उठाने चाहिए और बाकी वज़रा आला को भी उठाने चाहिए और ये जो खांचे लगे हुए हैं ये बंद होने चाहिए। आखिरी बात यह है कि काबीना की हलफ बर्दारी 3 दिन के लिए मौखिर की गई, यानी कहा गया कि जी काबीना को
की हलफ बर्दारी, ये हलफ जो है वो उनसे नहीं लेंगे, आरिफ अलवी साहब से, आसिफ जरदारी साहब से हलफ लेंगे। यानी आप ये सोचिए कि ख़ुद वज़ीर आज़म ने हालांकि सदर आरिफ अलवी से हलफ ले लिया है, या आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म से हलफ ले लिया है, लेकिन अपनी कैबिनेट जो है वो उनको जनाब जरदारी साहब ही हलफ लेंगे। शायद उसमें बरकत ज़्यादा होगी, शायद वो हल्फ ज़्यादा ईमान के करीब होगा, या शायद वो हल्फ जो है वो ज़्यादा बाबरकत रहेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये एक छोटे दिल का मुजाहरा किया गया है। काबीना बहुत सारे फैसले इंतज़ार कर रहे हैं काबीना के, काबीना आए और करे। अगर आरिफ अलवी साहब हल्फ लेके चले जाते तो क्या इससे फ़र्क पड़ता था, हल्फ तो फिर भी हो जाता। लेकिन महज आसिफ जरदारी से हल्फ दिलवाने के लिए इसको 3-4 दिन के लिए डिले करना, ये मेरा ख्याल है कोई कि एक बहुत छोटे दिल का मुजाहरा हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।